और मटिहानी के लगभग 3 दर्जन साथी जी शहीद हुए। एक से एक अनमोल साथी जो आज होते तो पार्टी का और भी एक विकसित स्वरूप होता। जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ा काम बेगूसराय जिले में और इस इलाके में यही किया कि सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई और सामंती जी जो एक आतंक था, उससे जो वर्चस्व था, उसका खात्मा कर दिया। और कन्हैया हम हाशिए पर हो गए और देश के अंदर भी वामपंथी जब कमजोर और हाशिए पर पहुंचा जी तो उस वक्त एक जुगनू की तरह चमकता हुआ नजर आया। जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह। द अवेयर में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया बाइक टूर को शुरू किए हुए आज 19वां दिन है। बेगूसराय की वो संघर्ष की धरती, उसके ऊपर हम पहुंचे हैं। अलग अलग जो शख्सियतें हैं, जो महान योद्धा हैं, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। तब जब उनसे बात कर रहे हैं तो उसी कड़ी में एक शख्स और ऐसे हैं जिन्होंने जो संघर्षों की जो मिसाल है वो अपने आप में करके दिखाई है। उन्होंने उस संघर्ष को अपने शरीर ही नहीं, अपने जो आसपास के जो जीवन है उनको भी ठीक करने के लिए लगातार संघर्ष किया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब हम देखते हैं आम जन जीवन में कोई पंचायत सदस्य बन जाता है तो वो भी एक अलग रुतबा रखने लगता है, परंतु इन शख्स के बारे में मैं कहूँ तो 3 बार के विधायक रहने के बावजूद आज जो है एक आम जिंदगी वो जी रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण आज के समय में युवा के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो हमारे साथ में हैं, जो वो महान शख्सियत राजेंद्र राजन जी, जो 3 बार के विधायक हैं मटिहानी से 3 बार विधायक रहे हैं, तो उनसे मैं सीधा आपकी मुलाकात करवाता हूं। और द अवेयर में राजेंद्र राजन जी, आपका स्वागत है। मैं ज़्यादा लंबी चीज़ ना बात करते हुए शुरुआत में यही पूछना चाहता हूं कि आपकी शुरुआत जो छात्र जीवन से हुई या किस तरीके से आपका राजनीति में आने का बना। जी। मैं जब हाई स्कूल का विद्यार्थी था जी। बेगूसराय शहर का सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं, जिले का और राज्य का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है बीपीएचई स्कूल, जहां परीक्षा लेकर एडमिशन कराया जाता था। जी। उस स्कूल का छात्र था और अंग्रेज ज़माने के वहाँ जो हेडमास्टर थे हरगौरी तिवारी, उनका अनुशासन था और किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों से वो छात्रों को जोड़ने का पक्षधर नहीं थे। जी। उसी दौर में बेगूसराय पूरे बिहार के छात्र आंदोलन का हिस्सा बना हुआ था। 1965 में जो केवी सहाय मुख्यमंत्री थे बिहार का, और फीस बढ़ती के सवाल पर एआईएसएफ ने एक मोर्चा बनाया था जिसमें तमाम छात्र संगठनों को जोड़ा था। जी। एसएफआई भी उसमें था। जी। जो सोशलिस्टों का स्टूडेंट संगठन था वो भी था, स्वतंत्र जितने संगठन थे वो भी थे। और इसके नेता कॉमरेड गया सिंह थे, जो बाद में सांसद बने। उस वक्त छात्र नेता थे, बिहार के महासचिव थे छात्र संघ का। तो बेगूसराय में वो आंदोलन चल रहा था और गया सिंह से उसी दरमियान संपर्क हुआ। जी। तो 65 के आंदोलन में बेगूसराय में गोलियां चली थी। जी। और बीपीएचई स्कूल में हड़ताल करवाने के सिलसिले में हरगौरी तिवारी और तमाम जो उनके टीचर्स थे, तो उनके रोकने के बावजूद भी पहली बार बेगूसराय बीपीएचई स्कूल से एक जुलूस निकला था जो केवी सहाय के विरुद्ध का नारा बना, कांग्रेस हराओ बिहार बचाओ। बिहार बचाओ। जी। तो ये बिहार बचाओ के नारे के साथ 1965 में छात्र आंदोलन से जुड़ा। जी। और इसी छात्र आंदोलन के दरमियान व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। जी। और बेगूसराय जिले के एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पी गुप्ता
जी जो कम्युनिस्ट थे जी और जो मात्र 2 रुपये की फीस में हजारों हजार लोगों का इलाज करते थे। जी प्रतिदिन उनके यहाँ 200-250 पेशेंट्स जुटते थे और उसका वो इलाज करते थे। और किसी तरह का इस तरह की जांच की प्रक्रिया जो है आज महंगी हो गई है, उससे मरीजों को बचाते थे और मरीजों को उन पर अटूट विश्वास था। जी तो मैं भी उनका मरीज था। जी तो डॉक्टर पी गुप्ता की और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तो डॉक्टर पी गुप्ता जेल से आने के बाद आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का खोज कर रहे थे। तो उनकी उस खोज में मैं उनके मरीज की हैसियत से जो उनके साथ जुड़ा था, वो राजनीतिक संबंध बना, चूँकि वो सीपीआई के बड़े नेता थे। जी और अपने ज़माने में जब वो पटना यूनिवर्सिटी में थे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में थे, तो उस वक्त वो एआईएसएफ के जनरल सेक्रेटरी बिहार का थे। यहाँ आने के बाद जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधार के जो भी कार्यक्रम हुए, डॉक्टर पी गुप्ता उसमें अग्रणी थे। कह सकते हैं कि बेगूसराय के सांस्कृतिक आंदोलन का वो जनक थे। जी तो उनके साथ सांस्कृतिक सरोकार पहले जुड़ा। छात्र आंदोलन के सिलसिले में राजनीति की चर्चा होने लगी और वो राजनीतिक संबंध में परिणत हो गया और मैं सीपीआई का मेंबर बन गया। उम्र उस वक्त मेरी कम ही थी, 18 साल, जी उससे भी कम रही होगी, लेकिन पार्टी सदस्यता देने के लिए 18 साल की उम्र का जो एक प्रावधान था, तो इसीलिए फॉर्म पर 18 साल लिखा गया। और 18 साल से कम उम्र का 18 साल बन के मैं पार्टी सदस्य बन गया। सबसे कम उम्र का राज्य सम्मेलन का प्रतिनिधि बना, सबसे कम उम्र का पार्टी महाधिवेशन का प्रतिनिधि बना। तो लगाव बढ़ता चला गया। और बीए की परीक्षा भी मैं नहीं दे सका। जो फॉर्म भरने के लिए, फीस जमा करने के लिए जो पैसे मिले थे घर से, उसी पैसे से मैं पार्टी महाधिवेशन में कोचिंग चला गया। इसीलिए जो अंतिम परीक्षा मेरी थी ग्रेजुएशन की, वो नहीं कर सका। लेकिन राजनीति में छात्र संघ, जो उत्तर मुंगेर उस वक्त कहलाता था, खगड़िया और बेगूसराय, दो अनुमंडल जो गंगा के इस पार थे, मुंगेर जिला था। मुंगेर जिला को 2 हिस्से में बांटा गया था भौगोलिक कारण से, पार्टी के स्तर पर। गंगा के इस पार का उत्तर मुंगेर और उस पार का मुंगेर जिला कहला। तो ये उत्तर मुंगेर जिला परिषद का छात्र संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी बना। जी और जी, तो छात्र जीवन से आप जो है राजनीति को समझने और जानने लग गए, और उसके साथ ही जो है राजनीतिक पार्टी में आपका जी। हाँ, तो जो पहले किताबों से वास्ता था और मार्क्सवाद को जो समझा था साहित्य के माध्यम से, उसको अब जीवन के साथ जोड़ के देखने का मौका मिल गया छात्र राजनीति में। जी। और पूरे जिले का दौरा, यानी 2 अनुमंडल का दौरा करने से जीवन की सच्चाइयों से जो अवगत हुआ, तो लगा यही सबसे सही काम है, सही रास्ता है कि समाज को बदलने के लिए हमको जनता के बीच संगठित आंदोलन को विकसित करना चाहिए। और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता छात्र मोर्चे पर ही नहीं रह गया था, पार्टी संगठन के सिलसिले में भी और तमाम आंदोलनों के सिलसिले में भी। और इसीलिए राजनीति से जो जुड़ा हुआ, तो पीछे मुड़ के देखने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए कि एक के बाद एक घटनाएं इस तरह की घटती रही कि मैं पीछे मुड़ के देखने की हालत में नहीं रहा। पारिवारिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई, परिवार की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं, इसीलिए सोच भी नहीं बनी। देख भी नहीं सकते थे। देखने का मतलब था कि पारिवारिक उलझनों में फंस जाना, उस दायित्व को अपने ऊपर लेना। तो इसीलिए जो बाप दादे की ज़मीन जायदाद थी वो बिकने लगी, कर्ज का भार बढ़ने लगा। लेकिन पार्टी का कमिटमेंट वैचारिक आधार पर इतना मजबूत था कि मैं कहीं से भी विचलित नहीं हुआ। इसलिए कि मैं देखता था कि ऊपर वाले जितने हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझसे नीचे जितने हैं उनकी संख्या अनंत है। और इसलिए अनंत के दुख से मैं अपना दुख देखता था कि बहुत छोटा है। इसलिए अनंत के दुख के साथ अपने दुख को समाहित कर दिया। और इस इलाके में मताधिकार से वंचित कर दिया गया था लोगों को।
इस इलाके में कामदेव सिंह जी। एक तस्कर हुआ करता था हम्म, और कांग्रेस उस वक्त की मजबूत जो कम्युनिस्ट विरोधी ताकत थी यहाँ, जी। उसी के एमएलए हुआ करते थे, एमपी भी वही हुआ करते थे। तो उनके एमएलए और एमपी होने तक ही वो मामला नहीं था, वो कैसे एमएलए एमपी बन जाते हैं, मामला यहाँ से जुड़ गया कि वो एक सीमित दायरे में ही सही बूथ कैप्चरिंग करते थे जी। हथियारबंद गिरोह के साथ, जी। और सत्ता थी कांग्रेस की, इसीलिए आगे पीछे पुलिस बल होती थी, सीआरपी के जवान होते थे, और बीच में कामदेव सिंह बूथ लूटता हुआ चंगेज खां की तरह एक पंचायत के बाद दूसरा पंचायत, दर्जनों गांवों को लूटता था। और इस आधार पर इस क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा संवैधानिक हक जो एक मत डालने का था वो भी छीन ली गई। वो छीन लिया। इसका आजादी के बाद हो रहा था सब। ये आज़ादी के बाद हो रहा था, और आज़ादी के बाद ही नहीं हो रहा था, ये 1969 से इस इलाके में शुरू हुआ कि कांग्रेस का एमएलए बिना काम किए, जनता से बिना लगाव बनाए, बूथ कैप्चरिंग के जरिए जीत गया। ठीक इसी तरह से 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और 1971 के लोकसभा चुनाव में जो 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ जीती थी छात्र आंदोलन के द्वार पर, और कॉमरेड जोगिंदर शर्मा जो पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मेंबर थे वो यहाँ से उम्मीदवार थे, और 67 में वो जीते थे, और 71 के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्रों से वो जीतते हुए आए, और एक विधानसभा क्षेत्र जहाँ आप बैठे हुए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के 34 बूथों को उसने कब्जा कर लिया। मत डालने वाले जो भी कतार में लगे थे मार के खदेड़ भगाया, पोलिंग एजेंट किसी दूसरी पार्टी का नहीं रहा, और प्रिजाइडिंग अफसर से लेके तमाम जो पोलिंग स्टाफ थे उनको उसने कब्जे में लेकर ठप्पा, उस वक्त बैलेट पेपर होता था, तो बैलेट पेपर पर मुहर मार के बक्सा भर दिया। तो 69 के चुनाव में रिहर्सल हुआ था, नाटक हो गया 71 के चुनाव में, और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने बीड़ा उठाया कि हम इस क्षेत्र में जो संवैधानिक अधिकार है जिसका खात्मा कर दिया गया है कि हम मत भी नहीं डाल सकते हैं, यानी हमारी जो आज़ादी है आज़ाद भारत में छीन ली गई है, और इसके विरुद्ध जो संघर्ष हुआ इसमें हमारे एक से एक बहादुर साथी समर्पित कम्युनिस्ट मारे गए, और मटिहानी के लगभग 3 दर्जन साथी शहीद हुए, एक से एक अनमोल साथी जो आज होते तो पार्टी का और भी एक विकसित स्वरूप होता, लेकिन वो कत्ल कर डाले गए, गोलियों से भून डाले गए, और उस स्थिति में इधर से भी उसी ढंग की तैयारी हुई, और मुकाबले की लड़ाई में उनके आदमी भी जब मारे जाने लगे तो एक दौर आया कि इस इलाके में किसी का वोट कोई रोकेगा नहीं। तो उसी संघर्ष के दौर से जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनी, वो कहीं भटकने का मौका नहीं दिया। दूसरा, ये इलाका सामंती इलाका है, और सामंती इलाका का मतलब है कि इस इलाके में जैसे दरभंगा मधुबनी में वर्चस्व है ब्राह्मण जमींदारों का, यहाँ है भूमिहार जमींदारों का वर्चस्व, और आप चले जाइए मधेपुरा तो वहाँ आपको वर्चस्व होगा यादवों का, आप चले जाइए नालंदा तो यहाँ कुर्मी आबादी का वर्चस्व है। तो यहाँ जो भूमिहारों के खिलाफ जो जमींदार थे, तो गरीब भूमिहार भी समझते थे कि अगर बड़े जमींदार धराशायी हो जाएंगे तो हमारी जनेऊ टूट जाएगी, और इसीलिए एक जातीय उभार पैदा करके गरीब भूमिहारों को वो अपने साथ जोड़ते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी जिनको खटिया चौकी कुर्सी इस पर बैठने का अधिकार नहीं था, छप्पर आगे का बड़ा होता था तो छप्पर का सब्जी जमींदार के घर जाती थी, स्वामी के घर जाती थी, उनकी इज्जत आबरू तक भी सुरक्षित नहीं थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ा काम बेगूसराय जिले में और इस इलाके में यही किया कि सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई, और सामंती जो एक आतंक था, जो वर्चस्व था, उसका खात्मा कर दिया। और तब आज
कहीं से भी किसी के चौकी और खटिया पर हाँ, बैठने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार कोई नहीं छीन पाता है। तो ये दो तरह के संघर्ष, सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष और मताधिकार की रक्षा का संघर्ष, ये दो एक संघर्ष तरीके से हम कह सकते हैं कि असली जो आज़ादी की जो बात करते हैं कि भाई 47 में आज़ादी मिली, परंतु वो उसको आने में बहुत साल जो है लगे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों ने अलग अलग तरीके से संघर्ष करते हुए अपने साथियों को जो है शहीद करवाते हुए आगे वो बढ़े। तो अब मैं आता हूँ इस बात पे कि आपने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे आप कर गई? देखिए, बेगूसराय की कम्युनिस्ट पार्टी हाँ जी, चुनाव लड़ती है, जी, लड़ती थी, अब कुछ कमजोरी आई है। जी, संसदीय जीवन में आने के बाद जी, अगर भटकाव हो रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की उदासीनता स्वाभाविक है कि उसमें बढ़ेगी। भी आएंगे सर। लेकिन अभी, हाँ, जब संघर्ष के दौर में हम उम्मीदवार बनते हैं तो जातीय दीवार टूट गई थी। जी, जिस जात से हम आते हैं उस जाति का हमको 20% वोट मिलता था। जी, 3 बार विधायक बने, तीनों बार विधायक बने, कि जिसके लिए हम लड़े, दलित, पिछड़े, भले इंसान, जी, सोच वाले लोग और गरीब भूमिहार में से जो चेतनावान थे, जी, तो इनका जो संगठन बना कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से, तो वो हमारे साथ रहे और यहाँ पर सामाजिक आंदोलन की शक्ति थी कम्युनिस्ट पार्टी, और उस सामाजिक आंदोलन का हम उम्मीदवार थे। और उस उम्मीदवार में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1990 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा। जी, इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार 1977 में यहाँ से एक ऐसा आदमी बने जो सीताराम मिश्र, ट्रेड यूनियन लीडर थे। जी, जी, बरौनी अंचल घर था, उनका घर भी इस क्षेत्र में नहीं, और ब्राह्मण वोट मुश्किल से 200-400, जी, इससे ज़्यादा नहीं, 500 का आंकड़ा ब्राह्मण वोट का नहीं ज़्यादा होगा। लेकिन वो जीते, जी, और खूनी लड़ाई करके जीते। जी, वोट का अधिकार जो छीन लिया गया था, उस अधिकार को हासिल करके जीते, इसलिए कि कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने कहीं से किसी से कुछ मांगा नहीं, जी, पैसे भी लगाए, हाँ, समय तो दिया ही, जी, जान भी दी, और तब अगर उनकी हत्या कर दी गई 6 महीने बाद ही, जी, तो दूसरे उम्मीदवार हुए, वो भी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे जिला के, जी, देवकी नंदन सिंह। उनका घर भी चरिया बरियारपुर था, ट्रेड यूनियन के ही नेता थे। लेकिन पार्टी ने तय किया कि जो क्षेत्र का होगा और जिस जाति का जहाँ वर्चस्व होगा वही उम्मीदवार होगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, इसीलिए सीताराम मिश्र को उम्मीदवार बनाया, देवकी नंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया, और दोनों जीते। लेकिन इसके बाद जो क्षेत्रीयतावाद का उभार हुआ, जो जातीय राजनीति का प्रवेश हुआ, और कामदेव सिंह का जो इस तरह के बूथ लुटेरों का गैंग जो मजबूत बना, तो कम्युनिस्ट पार्टी हार गई 1980 में, हाँ, और फिर हार गई 1985 में। तो 10 साल कम्युनिस्ट पार्टी हार गई थी। और जब 10 साल कम्युनिस्ट पार्टी हार गई और कुर्बानी और शहादत की धरती मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी हार रही हो, तो ये पूरे राज्य के लिए एक गलत मैसेज था। तो उस वक्त के नेता थे कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह, जो संगठन के, राजनीति के यहाँ सबसे मजबूत स्तंभ थे और जिला मंत्री थे। तो उन्होंने जबरन मुझे, मैं चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता था, घोषित कर दिया था कि मैं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों से दिलचस्पी रखता हूँ, साहित्य से प्रेम है, लिखने पढ़ने की अभिरुचि है, उसी में मैं अपना जीवन गुजारूंगा, और पार्टी के संगठन और आंदोलन से वास्ता रखूंगा, संसदीय राजनीति से दूर का भी रिश्ता नहीं रखूंगा। उम्मीदवार बन के प्रचार करूंगा, संगठित करने का काम करूंगा, पार्टी जीते इसके लिए जो करना है कर ही रहा हूँ, करता रहूंगा, लेकिन उम्मीदवार नहीं बनूंगा, इसलिए कि तब इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने दबाव दिया कि 10 वर्ष से कम्युनिस्ट पार्टी हार रही है, तुमको उम्मीदवार बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर पार्टी हारेगी। और तब उनके दबाव के कारण और साथियों के तमाम जो मतदाता थे कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थित, उनका जो जन दबाव था, इस वजह से उम्मीदवार बना तो चंदा शाखाओं ने करके 24,000 रुपये दिए। 1990 की बात कर रहा हूँ। और 24,000 रुपये में 6,000 रुपये बच गए
खर्च हुए मात्र 17,000 और 6,000 रुपये जो बच गए जी। वो किसी खास का नहीं था, हाँ। वो जनता का एक पैसा। एक पैसे जमा करके जो दिया था उसका। हम्म। तो ये 6,000 रुपये से ही चुनाव जीतने के बाद एक मोटरसाइकिल किस्त पर जी। खरीदी, ताकि चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, हाँ जी। 3 जिला पार करके जाना पड़ता है, एक ब्लॉक है शामहो, जी। इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो साइकिल से संभव नहीं हो सकता था कि वहाँ चले जाए। फिर एक बलिया का बॉर्डर है, दूसरा बरौनी जंक्शन के नज़दीक का क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए, जिंदा लगाव रखने के लिए तेज सवारी की जरूरत थी, और जीप और कार चलाने की क्षमता पार्टी की ही नहीं थी, तो मेरी कहाँ से होती। तो एक मोटरसाइकिल किस्त पर लिया, और उसी मोटरसाइकिल के माध्यम से जनता के साथ जुड़ा, पार्टी के संगठन आंदोलन से जुड़ा, और फिर 95 के चुनाव में भी कम्युनिस्ट पार्टी जीती, 2000 के चुनाव में भी कम्युनिस्ट पार्टी जीती, और किसी चुनाव में जिसमें 3 बार मैं जीता, एक पैसा मेरे घर का नहीं लगा। घर की आर्थिक हालत खराब थी, चाहकर भी नहीं मिल सकता था, अगर जमीन बेचकर भी हम देना चाहते। ये एक तरीके से उन लोगों के लिए संदेश है जो ये कहते हैं कि हम बगैर पैसे के कैसे जो है इस राजनीति में आए, और कैसे जो है हम देखिए, जब संघर्ष होगा तो धन हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, करोड़पति एक नहीं 3 90 के चुनाव में, और एक तरफ सैकड़ों की तादाद में जय श्री राम के नारे लगाते, हुजूम निकलता था बीजेपी का, जो इस इलाके का, इस जिले का, इस राज्य का एक बहुत ही मजबूत जमींदार राम लखन सिंह, जो जिला बीजेपी का अध्यक्ष था, वही उम्मीदवार बना था, और धरती डोलती थी, हार गया। उसके साथ एक खड़ा हुआ था जो रांची में बैंक डकैती का हीरो था, अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, वो यहाँ से उम्मीदवार था, और सब जगह पैसा बांट रहा था, कोई पैसा उसका लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरे चुनाव में भी एक से एक दिग्गज लोग खड़ा हुए इसी तरह के, और पैसे की ताकत और लाठी की ताकत दोनों पराजित हुई, और जातीय राजनीति भी नहीं चली, इसीलिए कि जहाँ जहाँ संघर्ष की धरती है वहाँ जात पात की राजनीति नहीं चलती है, और हमको तमाम पिछड़ी जातियों के इलाके में हाईएस्ट वोट मिलता रहा। तो इस आधार पर आप बता रहे हैं जीत है, और ये जीत ये जीत कम्युनिस्ट पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की है, ये जीत जनता की संघर्षशीलता की है, और ये जीत जो कम्युनिस्ट पार्टी ने शहादत देकर इस धरती को सींचा था, उसकी जीत थी। इसीलिए मैं एक निमित्त था, लेकिन जब पार्टी जातीय राजनीति के मुकाबले जो बुनियादी संघर्ष है उसको कमजोर स्थिति में पहुंचा दिया, संघर्ष कमजोर पड़ गए, तो जातीय राजनीति का उभार उस पे भी आऊँगा मैं सर। उस पे पहले मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब आपका 3 टर्म का कार्यकाल रहा विधानसभा का, उस दौरान आपने जो अपने इलाके और बिहार के लिए जो उस सड़क से संसद तक की आवाज़ को बुलंद करने की बात थी, तो किन मुद्दों पे उस दौरान आपने काम किया? मेरे पहले के जो विधायक हुआ करते थे वो मुख्य जोर दिया करते थे सड़कों पर, जो उनके मतदाता होते थे उस इलाके में सड़क पहुंच जाए। मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी बन गई कि जहां गरीब मोहल्ले हैं, दलित और पिछड़े हैं, जहां के विद्यार्थी, जहां के बच्चे चाह के भी पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं, और जातीय आधार पर विभाजित समाज में जहां वर्चस्व है भूमिहारों का, वहाँ उनके बच्चे बराबरी में स्कूल में बैठ नहीं पाते हैं। तो बुनियाद ही अगर प्राइमरी शिक्षा की नहीं है तो आगे की शिक्षा वो कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए मेरी प्राथमिकता हुई कि तमाम गरीब मोहल्लों में हम विद्यालय बना दें, और बूथ जो था वो सरकारी भवन में बनता था, तो सभी बूथ होते थे वैसे जगह पर जहाँ स्कूल थे पुराने, और वो पुराना स्कूल था वहाँ वर्चस्व सामंतों का था, तो इसीलिए वोट डालने से भी रोक दिया जाता था। तो हमने जो विद्यालय बनाए वो शिक्षा का दरवाज़ा ही नहीं खोला, बल्कि जो उनके दरवाजे बंद थे चुनाव केंद्र तक पहुंचने के, मतदान केंद्र तक पहुंचने के,
उसको भी हमने तोड़ दिया कि खोल बूथ दिया। तमाम विद्यालयों में जो नए खुले वहाँ हमने बनवा दिया और इस आधार पर शिक्षा और मताधिकार दोनों को हमने दे दिया। तो प्रथम टर्म में हमने प्राथमिक विद्यालय को महत्व दिया, दूसरे टर्म में मध्य विद्यालय को, तीसरे टर्म में हाई स्कूलों का जब अध्यक्ष मैं बना तो 14 हाई स्कूल थे, तो हमने कहा हाई स्कूल में पढ़ाई भी होगी, हाई स्कूल में बेंच पर विद्यार्थी बैठे और हाई स्कूल का भवन सुंदर बने, जहाँ कमरे नहीं हैं कमरे वहाँ खोले बने। और इस आधार पर हमने शिक्षा के जो हमारे यहाँ 3 स्तर थे, प्राइमरी, मध्य और माध्यमिक, ये तीनों स्तर के शिक्षा को हमने केंद्र बनाया। और पुस्तकालय आंदोलन एक चलाया कि जहाँ जहाँ एक समूह बन जाता था जिनको पढ़ाई लिखाई से बच्चों को जोड़ने की भावना बनती थी, वहाँ पुस्तकालय बनवाने पर जोर दिया। और गरीबों के मोहल्ले में कोई दरवाज़ा नहीं होता था जी, गरीबों के मोहल्ले में पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। तो हमने कहा कि बड़े लोगों के घर तक सड़क नहीं हम बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे गरीब मोहल्ले को जोड़ने के लिए, और हम वहाँ सामुदायिक भवन बना देंगे, विद्यालय खोल देंगे, ताकि अगर उनके संबंधी भी आवे तो सामुदायिक भवन पर ठहरे। दरवाज़ा है नहीं, फूस का मिट्टी का घर है, और इसलिए इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार मुक्त कैसे सभी का घर बन जाए, तो हमने इसी को प्राथमिकता दी कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास, और इस विकास में शिक्षा मुख्य बने, केंद्र में रहे। मतलब साहित्य से प्रेम रखने वाले एक लेखक को जब विधानसभा में जाने का मौका मिला तो उसने शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी उचित कदम हो सकते थे उसके लिए प्रयास किए, हम ये मान सकते हैं। हाँ, ये 57 में जब EMS नमूद्रीपाद मुख्यमंत्री बने पहली बार पूरी दुनिया में, चुनाव के जरिए, एक भारत ही देश है जहाँ एक राज्य केरल, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत में आई, उस वक्त पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था, ज्वाइंट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि हम अपने नागरिकों को शिक्षित करेंगे, और इसीलिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल तमाम जगहों में खुले और पढ़ाई के लिए एक अभियान चलाया। और इसीलिए आज केरला शिक्षा के मामले में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान हासिल किए हुए हैं। इसीलिए मटिहानी विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के मामले में एक भी भवनहीन विद्यालय नहीं रह गया, और पुस्तकालयों की संख्या बढ़ गई। भले ही आज पुस्तकालय संस्कृति नहीं रह गई है, 2-4 ही पुस्तकालय जीवित हैं, लेकिन पुस्तकालयों के नए खुलने के समय एक उत्साह था और लोग जुटते थे, पढ़ते थे। आज भी जहाँ है वहाँ जुट रहे। हमारे यहाँ का पुस्तकालय आज़ादी के संघर्ष का धरोहर है। 1942 में प्यूनिटिव टैक्स लगा था, जो अभी 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो दिवस हम लोगों ने मनाया है, तो इसी नारे के तहत लाखों रेलवे स्टेशन की पटरियों को हमारे पूर्वजों ने उखाड़ फेंका था, स्टेशन में आग लगा दिया था, और इस गांव पर प्यूनिटिव टैक्स लगा था। तो उसी जुर्माने की राशि आज़ाद भारत में जब वापस की गई तो एक मकान बना खपड़ई, वो खंडहर बन गया। 86 में मैं पत्रकार था जनशक्ति का, जिला प्रशासन को बताया कि आज़ादी का एक स्मारक खंडहर बन चुका है। तो 86 में इसका जो भवन बना, और हमारे विधायक बनने के बाद इसके स्वरूप में निखार आया, इसका और विकास हुआ, और इस आधार पर आज इस पुस्तकालय ने देश को एक पहचान दी और बिहार का शान बन गया। यहाँ 4 दिनों तक पूरे देश के प्रगतिशील लेखक संघ के डॉक्टर नामवर सिंह से लेकर जितने लेखक थे 22 भाषाओं के, उनका यहाँ सम्मेलन हुआ। ये गांव मिनी भारत बन गया। एक घर कश्मीर, एक घर पंजाब, एक घर गुजरात, एक घर हरियाणा, और इस आधार पर गांव घर लोग खाली कर दिए और ठहरा लिया उनको। हाँ, और उनको अपने से बना के खिला रहे दूसरे घर में रह के। और इस तरह के आतिथ्य का बिहार की पहचान एक अलग बनी। और अतिथियों ने कहा, जो हमारे प्रतिभागी थे लेकर 400 के लगभग, जिसमें बांग्लादेश का भी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उसने कहा कि बिहार के नाम से घबराते थे, बेगूसराय आने से डरते थे।
और यहाँ आने का मतलब था कि मौत के मुंह में जा रहे जी। हैं, और यहाँ इतनी बेपनाह मोहब्बत दिया लोगों दी ने, गई। इतना ज़्यादा प्यार और आतिथ्य दिया, और सम्मेलन के लिए इतना बड़ा पुस्तकालय, इसका सभागार, ये कहा कि एक पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है जी। ये पुस्तकालय और ये जगह। उस पे भी मैं आऊँगा सर। उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो है शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट है, और स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है आम ग्रामीण तक पहुंचा पाने में सरकार नाकाम है। रोज़गार के भी इसी तरीके से हालात खस्ता है, और महंगाई जो है अपने चरम पे है। भ्रष्टाचार लगातार जो है वो बढ़ाव की तरफ है। तो इन तमाम चीज़ों को जो आई हैं, ये क्या हम मान सकते हैं कि भाई जो कम्युनिस्ट आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ा है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है लगातार बढ़ती गई? क्योंकि आप बता रहे हैं कि भाई पहले इन्हीं के दम पे शिक्षा को भी, स्वास्थ्य को भी, रोज़गार को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया, परंतु आज जो है वो भारी गिरावट है कम्युनिस्ट आंदोलन में, और उसी तरीके से फिर जो है इन चीज़ों में लगातार बढ़ावा है। देखिए, भारी गिरावट के लिए हम लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। जी। इसलिए कि जब हम संघर्ष करते थे तो संघर्ष की धरती बिकाऊ नहीं होती थी। जी। संघर्ष की धरती धर्म और जातियों के आधार पर विभक्त नहीं जी, होती जी। थी। तो बुनियादी संघर्ष से हम कटे जी। और संसदीय राजनीति को प्रधान बना लिया, और हम सोचने लगे कि अमुक के साथ मोर्चा बनाएंगे तो हम 2 सीट जीत जाएंगे, 10 सीट जीत जाएंगे। जी। और इसीलिए जो ताकत हमारी थी, वो ताकत की जगह हमने मोर्चेबंदी को अपना लिया। और इस कारण से जब हमारी शक्ति छिन्न होगी तो मोर्चा भी हम नहीं बना सकेंगे। जी। और इसीलिए जब मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी होगी तो वामपंथ की एकता बनेगी, और वामपंथ की एकता होगी तो जनवादी एकता वामपंथ की ताकत पर निर्भर करेगी। तो यहाँ आज वामपंथ ही कमजोर पड़ गया जी। और हम ही कमजोर हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ही कमजोर हो गई। छोड़ दीजिए वाम और जनवादी की, कम्युनिस्ट पार्टियों की एकता बन पाई? नहीं बन पाई। जी। तो और जनता आज समझ रही है कि ये सब अलग अलग दुकान खोले हुए हैं। जी। एक दूसरी बात कि जब कम्युनिस्ट एकता हम नहीं बना पा रहे तो वाम एकता का नारा केवल हमारा ढकोसला बन जाता है, जी। विश्वसनीय नहीं बन पाता है। और जनवादी एकता तो जातीय समीकरण के आधार पर देखते हैं कि किस जात का कितना % वोट किस कंस्टिट्यूएंसी में है और किसके साथ मोर्चा बनावेंगे, तो इंडिविजुअल को खोजते हैं। वैचारिक संगठित पार्टी अगर संघर्ष के बदौलत ताकत में थी तो उनको मजबूर होना पड़ता था हमारे साथ मोर्चा बनाने के लिए, तो परसेंटेज वोट देखा जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टी का इतना % वोट है। हम यहाँ 36 विधायक तक रहे हैं। हम इसी बेगूसराय से 7 विधायक, इसी बेगूसराय से 2 लोकसभा क्षेत्र, 2 MP हमने दिया, और आज हम शून्य में हैं। तो ये शून्य में है, इसका कारण यही है कि जो संसदीय राजनीति में जाने के बाद परिवी पैगाम मुक्त, संघर्षशीलता गौण और मोर्चे के आधार पर बैसाखी लेकर चलने की जो आदत हमने पकड़ ली, तो उसका परिणाम है कि आज हमारे हाथ में बैसाखी भी नहीं है। और इसीलिए आपको दीप जो बुझ गए हैं उनको जलाने की जरूरत है। और अगर हम दीप नहीं जलाएंगे तो अंधेरे में हम टटोलेंगे और हर सब जगह हमको सांप ही सांप दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए इस देश के अंदर आज जातीय राजनीति के आधार पर अमुक जाति खोजते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी बनाने वालों में जो लोग थे, क्या उनकी जाति के बारे में कभी पूछा गया? और कम्युनिस्ट पार्टी तो बनी। बेगूसराय में ही जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, जितने सामंत थे कुल होमियार थे, और उनके खिलाफ लड़ने वाले और शहादत देने वाले होमियार थे। लेकिन ये अलान बने हुए थे। अलान समझते हैं? नहीं। जिस पर लत्तियां फैलती हैं और तब उसमें सब्जियां उगती हैं। तो अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जो किसी भी जात धर्म से आए हों, संघर्ष की शक्ति का हमने जाल बुना था, तो उस जाल पर आधारित जो संगठन हमारा था, तो उसको कुतरने में किसी चूहे की ताकत नहीं थी। और आज अगर फटा हुआ कपड़ा ही हम लिए हुए हैं तो चूहा कुतरेगा क्या? सीधे प्रवेश कर रहा है। जी। तो यहाँ आपने जो है अलग अलग जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उनको एक एकता की बात की, उनको कमजोरियों पे आपने बात की, परंतु जब हम ओवरऑल देखते हैं
बड़े लंबे समय के बाद जब डॉक्टर कन्हैया ने, जब विपक्ष एक तरीके से ख़त्म हो रहा था, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा था सत्ता के सामने, तब डॉक्टर कन्हैया जो है वो खड़े हुए और उन्होंने जगह जगह जो है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अलग जनसभाओं के माध्यम से विपक्ष का काम एक तरीके से किया। तो उसे एक जनता, जो देश की जनता थी, उसने जुड़ाव महसूस किया और लगने लगा कि भाई डॉक्टर कन्हैया जब बेगूसराय से लड़ेंगे तो वो जीत भी हासिल करेंगे, परंतु वो बाद में जो है हार देखनी पड़ी। तो इस सारे परिदृश्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कन्हैया यहाँ का जो सांगठनिक ढांचा था, जी, जब कमजोर पड़ा, हम हाशिए पर हो गए, और देश के अंदर भी वामपंथी जब कमजोर और हाशिए पर पहुंचा, जी, तो उस वक्त एक जुगनू की तरह चमकता हुआ नजर आया। जी, लेकिन जुगनुओं की बारात सजा सकते हैं, रोशन नहीं कर सकते। रोशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो ध्रुवीकरण यहाँ था, पूरे देश के बुद्धिजीवियों का बेगूसराय एक मुख्य आकर्षण केंद्र था, सभी आए यहाँ, जी, जी, वातावरण बना। लेकिन धरती तो तैयार करेंगे हम, जी, बाहर के लोग आके धरती तैयार नहीं करेंगे। और कन्हैया भी ऊपर से आया। जी, कन्हैया भी यहाँ अगर कम से कम साल भर धरती के साथ जुड़ाव बना के संगठन और संघर्ष को विकसित करके अपनी पहचान विकसित करता, तो बहुत ज़्यादा वोट हमको मिला, उम्मीद से ज़्यादा वोट मिला। इसलिए कि युवा पीढ़ी, खासकर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े, इसका वोट हमारे साथ मिला। लेकिन इसके विरुद्ध जो धार्मिक उन्माद हिंदुत्व का जो पैदा किया, तो यहाँ बीजेपी का गिरिराज सिंह जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, वो कहीं नहीं थे। यहाँ मोदी था और कन्हैया था। मोदी था और कन्हैया था। जी। और जो हिंदुत्व का उभार हुआ, उस हिंदुत्व के उभार में जनाधार कमजोर रहने के कारण, संघर्ष कमजोर रहने के कारण, हम जो ये उभार था उसको समेटने की ताकत नहीं रख सके। जी। तो दाना हमने खेत में डाल दिया, लेकिन उसकी कमौनी निकौनी नहीं कर सके, समय पर पानी नहीं डाल सके, और फसल भी जो हुआ चिड़िया चुग गई, हम उसको अपने खलिहान तक नहीं ला पाए। और इसीलिए कन्हैया को जितना वोट मिला वो युवा पीढ़ी का और अल्पसंख्यक दलितों का समर्थन का वोट था। राजनीतिक आधार पर वो वोट, संगठित ताकत अगर रहती वामपंथ की, कम्युनिस्ट पार्टी की खासकर, तो हम जीत जा सकते थे। कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ने की तरफ देखना चाहिए। तो अब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तब आप एक पूर्व विधायक होने के नाते और एक कम्युनिस्ट पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता या सैनिक होने के नाते वामपंथ को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता था, हूँ जी, और रहेंगे। और अगर शारीरिक अवस्था हमारी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से कार्यकर्ता ही हूँ जी। और तमाम तरह की जो गतिविधियाँ, आंदोलन है, मानसिक जुड़ाव के साथ अपनी उपस्थिति वहाँ जोड़ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ता ही हूँ जी। और आखिरी सांस तक रहने का संकल्प है। जी, जी। तो जिस उम्र में हम कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे, हमारी पीढ़ी आई थी जी, आज बूढ़ी हो गई, बीमार है जी। लेकिन पद लिप्सा एक बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति पैदा हुई, और जब कमजोर हो जाता है शरीर तो 18 व्याधियाँ आके घेरती है जी। और इसीलिए घून एक पेड़ में लगता है, जंगल का जंगल साफ हो जाता है जी। तो जब कमजोर होते हैं हम, तो आपसी विभेद भी बढ़ता है। जब हम कमजोर होते हैं, तो चूँकि मध्य वर्ग प्रधान ये नेतृत्व है, इसके भीतर एक खींचतान भी होती है, ईर्ष्या द्वेष की भावना भी बनती है, और इसी से पनपता है गुट जी। और ये गुट जो है, ये घूंड से भी ज़्यादा भयानक है। और इसीलिए अगर गुट के आधार पर कोई वैचारिक पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो निष्फल होगी, गिरोह बन जाएगा, पार्टी नहीं रह जाएगी। और इसीलिए आज ज़रूरत है कि आप वैचारिक एकता कायम कीजिए और नई पीढ़ी इस पर भरोसा कीजिए। अगर आप समझते हैं कि हम ही काबिल हैं, तब सलाहकार बनिए जी। लेकिन आप एवं 60-70 अपने आप को पीछे कीजिए। ये नहीं हो
कि शादी की उम्र इसकी है दूल्हा खुद और बनने के खौफ से। दूल्हा बनने के लिए सपना हम बन हम जाए। तो इसीलिए दूल्हा बनने का सपना अगर एवं 70 वाले करेंगे तो उम्मीद नहीं है, जी। लेकिन अगर दूल्हा बनाने की कोशिश हम करेंगे जी। कि जो हमारे संतान की उम्र के हैं, अगर उनको हम आगे करते हैं तो आप परिवार के लिए अपने संतान को आगे कर रहे हैं और पार्टी के लिए अपने को आगे कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति से अगर हमको निजात नहीं मिलेगा तो कठिनाई होगी, क्योंकि देश के अंदर 66% आबादी आज युवा की है और उसका सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा। और शिक्षा आज सत्ता के द्वारा एक साजिश के तहत आज की पीढ़ी को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जाहिलों की जमात के रूप में आज युवा पीढ़ी को तब्दील की जा रही है, ताकि ये 66% अगर हिंदुत्व के नाम पर संगठित हो जाता है, उन्मादी बन जाता है, जो हो गया है जी, तो इसके मुकाबले में इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कट्टरता बढ़ेगी और मुस्लिम कट्टरता और हिंदूवादी जो कट्टरता है, हिंदुत्व की कट्टरता, दोनों को अगर समान रूप से लड़ने का काम हम नहीं करेंगे जी, तो मुसलमानों के प्रति भी हम न्याय नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भी न्याय नहीं करेंगे। इसलिए कबीर की तरह हमको दोनों सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अभी क्या हुआ बंगलुरु में, बंगलुरु की घटना को देखिए कि अगर वहाँ ऐसी घटना घटी कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने मोहम्मद पैगंबर की आलोचना कर दी, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तो असहिष्णुता इतनी बढ़ गई मुसलमानों के भीतर, कट्टरता इतनी आ गई कि दिन का भी इंतजार नहीं किया, सूरज उगने की भी प्रतीक्षा नहीं की, रातों रात सैकड़ों लोग पहुंच गए। और कांग्रेस के अंदर हमेशा से दक्षिणपंथी और प्रगतिशील दोनों रहे और इसीलिए आज कांग्रेस के अंदर का हो सकता है वो जो लड़का हो जिसने सोशल मीडिया पर विधायक का भांजा उसने अगर पोस्ट डाला तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के अंदर का वो बीजेपी वाला हो। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। और उसके इस कारण से आज बंगलौर में 3 आदमी मारे गए, सैकड़ों घायल। और ये वामपंथ की ताकतों के लिए, वामपंथ की ताकत नहीं रहेगी, हिंदू और मुसलमान में समाज बटेगा। आप कहाँ रहिएगा? मुसलमान सांप्रदायिकता की ताकत से जो मुस्लिम सांप्रदायिक है वो लाभ लेंगे, हिंदू सांप्रदायिकता का लाभ हिंदुत्व के नारे देने वाले लेंगे, आप हवा में उड़ जाएंगे। इसीलिए शिक्षा से वंचित करके नौजवान पीढ़ी को आज धार्मिक नहीं पाखंडी बनाया जा रहा है, अनुयायी बनाया जा रहा है। और इसीलिए शिक्षा से वंचित समाज है। चिकित्सा जिसकी चर्चा आपने की, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 सवाल ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, किसी तबके के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और तीनों सवाल पर अगर संघर्ष विकसित करने का काम आज भी हम शुरू कर दें तो भविष्य हमारा है। इस तरह की 66% आबादी हमारी है और स्वास्थ्य के सवाल पर आम लोगों की सहानुभूति हमारे साथ जुड़ेगी। संगठित ताकत अगर हम पैदा कर लेंगे तो वही वोट की ताकत भी बन जाएगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति के सवालों पे आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। यहाँ पे क्योंकि एक उत्सुकता मेरी ये भी बन रही है कि हम जो है यहाँ गोदरगामा में हैं और मेरे को सुना यही दिया था कि भाई आज़ादी का जो आंदोलन था उसके अंदर इस गांव की विशेष भूमिका रही है, मतलब इसके ऊपर एक जुर्माना लगाया गया जिसको बाद में उतारा गया। अगर इसके बारे में भी कुछ बता पाएँ, जानकारी हमारी बता पाएँ। ये केवल गोदरगामा की खासियत नहीं है जी, पूरा बेगूसराय जिला संघर्ष का मैदान बना हुआ था। पूरा बेगूसराय जिला अनुमंडल था, उस वक्त जिला नहीं था, लेकिन मुंगेर के इस पार का हिस्सा बेगूसराय। विधायक राजेंद्र राजन जी जो हमारे साथ बहुत ही बेबाकी से जिन्होंने बातचीत की है, उन्होंने संघर्ष का जो दौर कम्युनिस्ट आंदोलन का रहा है उसको भी बखूबी इन्होंने बताया है और उनके समय के भी और परिवार का भी जो संघर्ष रहा उसको भी हमारे साथ इन्होंने साझा किया है। साथ में एक चीज़ इन्होंने बताई कि भाई किस तरीके से बगैर पैसे के भी
जनता के जो मुद्दे हैं उनको पे उठाते हुए उनके लिए संघर्ष करते हुए बगैर पैसे के भी जनता के लिए जब लड़ेंगे तो फिर जो है जनता आपको एमएलए, विधानसभा और लोकसभा तक भी पहुंचाने में मदद करती है और वहाँ पर भी उन आम जनता के सवालों को उठाया जा सकता है। साथ के साथ उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कम्युनिस्ट आंदोलन के जो कमज़ोर होने के कारण हैं उनके ऊपर भी बात की है हमारे साथ और हम एक तरीके से इनको सलाम करते हैं क्योंकि आज पार्टियों में ये हालात है कि भी वो अपनी ही पार्टी की आलोचना या फिर उसकी जो कार्यप्रणाली है उसकी आलोचना नहीं कर पाते, परंतु राजेंद्र राजन जी ने भी उसके ऊपर भी बखूबी बात की है। और हमारे साथ क्योंकि जो ऑल इंडिया बाइक जो टूर चला रखा है उसमें जो प्रयास है कि भाई हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मुद्दों पर बात कर पाएँ लोगों से, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ बात की है और किस तरीके से शुरुआती दौर में इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे को समय दिया और हमारे से बात की। उससे एक चीज़ और निकली है कि भई जो इनका जीवन स्तर है वो बहुत आराम और बहुत सादा जीवन जो है ना ये जी रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि आम जो जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी पार्टियों के जनप्रतिनिधि हैं, वो आज लग्ज़रियस जो ज़िंदगी है, बहुत शान-ओ-शौकत की जो ज़िंदगी है वो जीते हैं। वो तमाम जो भी जनता के हिमायती पक्ष हैं उन लोगों को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना प्रतिनिधि किस तरीके का चुनना चाहिए और किस तरीके के प्रतिनिधि के साथ हमें आगे काम करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम राजन जी का शुक्रिया कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।